जय हिंद दोस्तों। अपने ज्योग्राफी का सेकंड टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात की थी। मैं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए एक बात बोलना चाहता हूं, अपने पंखों के भरोसे रहो, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करते हैं। अर्थात यानी अपने खुद पे विश्वास करके तैयारी करनी है, अपने को पूर्ण जोश और उत्साह के साथ अपने को कंसेप्ट क्लियर करते चलना है। हमने भौतिक प्रदेश का 6 भागों में विभाजन किया था। उस 6 भागों में से अपना जो पहला भाग चल रहा था वो था उत्तर का हिमालय पर्वतमाला। अगर हिमालय पर्वतमाला की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमने देखा था कि भारत के अलावा कौन से देश में हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला कौन सी 2 नदियों के मध्य विभाजित एक पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वतमाला किसका अवशेष माना गया। ये कंसेप्ट अच्छा कंसेप्ट था कि हिमालय जो पर्वतमाला है वो 33 सागर का अवशेष माना जाता है। अब आगे बात करें कि पहला भौतिक प्रदेश उत्तर का हिमालय जो पर्वतमाला है वहां से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बढ़ने हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने एक नदी निकाली थी जिस नदी का नाम था सिंधु नदी। अर्थात सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक पर्वत श्रृंखला स्थित है जिस पर्वत श्रृंखला को हिमालय पर्वतमाला कहा जाता है। तो ध्यान रखना है बच्चों, इन 2 नदियों के मध्य स्थित एक पर्वत श्रेणी जिसे हिमालय पर्वतमाला या फिर भारत की सबसे नई पर्वतमाला कहलाती है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला थी, जबकि भारत की जो सबसे नवीनतम पर्वतमाला है वो हिमालय पर्वतमाला है। अब अपना कंसेप्ट चल रहा था हिमालय पर्वतमाला से रिलेटेड। सबसे पहली बात तो हिमालय जो पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला को पर्वतों का राजा कहा जाता है। पर्वतों का राजा या फिर पर्वत राज के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछा जाए किस पर्वत श्रेणी को, किस पर्वत श्रृंखला को पर्वतों का राजा या फिर पर्वत राज कहा जाता है, तो ध्यान रखना है हिमालय पर्वतमाला। और फिर हमने हिमालय पर्वतमाला को 4 श्रेणियों में विभाजित किया था। 4 श्रेणी अर्थात हिमालय पर्वतमाला कुल 4 श्रेणियों में निर्मित पर्वतमाला है, जिसमें हमने सबसे पहली जो पर्वत श्रेणी थी उसे ट्रांस हिमालय का नाम दिया था। ट्रांस हिमालय का अर्थ वो पर्वत श्रृंखला जो हिमालय के अंदर सबसे पहले निर्मित थी। यानी हिमालय पर्वतमाला की 4 श्रेणियों में जो सबसे प्राचीन जो श्रेणी मानी गई थी वो ट्रांस हिमालय मानी गई थी। अगर अब आगे बात करें ट्रांस हिमालय के अंदर, तो मुख्यतः ट्रांस हिमालय के अंदर कई चोटियां स्थित है। जैसे एक चोटी का नाम है राक्का पोसी। काफी बार प्रश्न बनता है यहां से कि बताओ राक्का पोसी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन से देश में स्थित है। तो ध्यान रखना है राक्का पोसी जो पर्वत श्रृंखला है वो पाकिस्तान देश के अधीन एक पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय की चोटियों में शामिल है। तो अगर बच्चों पूछा जाए कि बताओ राक्का पोसी पर्वत श्रेणी किस पर्वतमाला का भाग है, तो हिमालय पर्वतमाला। जबकि राक्का पोसी पर्वत श्रेणी कौन से देश में स्थित है, तो पाकिस्तान देश के अंदर। और एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से रिलेटेड कि भाई बताओ विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी का नाम, सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी का नाम बताओ। तो ध्यान रखना है विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली जो पर्वत चोटी है उसे राक्का पोसी कहा जाता है जो पाकिस्तान देश के अधीन है। उसके बाद हमने दूसरी पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी जिसको हमने नाम दिया था K2 करके। अगर K2 की बात करें तो इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यानी K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन हिमालय पर्वतमाला की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के अधीन स्थित है। और जो K2 या गॉडविन ऑस्टिन से जो क्वेश्चन बना था वो था कि ये पाक अधिकृत कश्मीर भारत में स्थित है। अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में जो स्थित पर्वत श्रेणी है जो हिमालय पर्वतमाला का भाग है, इस हिमालय पर्वतमाला की श्रेणी को ट्रांस या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में। और ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी थी। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी थी वो हिमालय पर्वतमाला की ट्रांस श्रेणी में स्थित K2 या गॉडविन ऑस्टिन थी, जिसकी हाइट थी 8,611 मीटर। 8,611 मीटर। अगर मित्रों बात करें तो अपने रेगुलर अच्छी क्लासेस चलने लग गई है, प्रॉपरली सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं। अगर बात करें
तो ज्योग्राफी से हमने स्टार्ट किया इंडिया लेवल, और उसके साथ साथ आपको प्रॉपरली रीजनिंग की क्लास भी मिल रही है। अब हमारी तरफ से फुल तैयारी के साथ उतर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स जुनून के साथ दिल्ली पुलिस की तैयारी में लग चुका है, उन सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी रेगुलर करते रहिए। दीपावली का त्यौहार भी हमने मनाया बड़ी धूमधाम से। दीपावली का त्यौहार बना के देखो, त्यौहार मनाने में सबसे बड़ा एंजॉय तभी आता है जब बच्चा या जब स्टूडेंट से सफल हो। सफलता के साथ त्यौहार बनाना सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो हम यही भगवान से दुआ करते हैं कि जो अपनी अगली दीपावली रहेगी वो हमारी सफलता के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो केटू या गोडविन ऑस्टिन करके पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित जो सबसे ऊंची चोटी है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी बात करें तो 8,611 मीटर है। उसके बाद हमने हिमालय पर्वतमाला की जो ट्रांस श्रेणी है, उसी ट्रांस श्रेणी के अंदर एक और पर्वत श्रृंखला का नाम लिखा जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, माउंट एवरेस्ट भी जो है वो हिमालय पर्वतमाला की ट्रांस श्रेणी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि ये नेपाल देश में स्थित एक विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट 8,850 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसे सागर माथा या फिर गगनचुंबी का नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इसे सागर माथा भी बोलते हैं और इसे गगनचुंबी यानी आसमान को छूने वाली पर्वत चोटी के नाम से भी जानते हैं। तो हिमालय पर्वतमाला को हमने ट्रांस भागों में एक तो राकापोसी पढ़ा, बार बार पूछा जाता है, एक केटू करके पूछा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और हमने तीसरी जो श्रेणी पढ़ी वो तीसरी श्रेणी पढ़ी माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई और कौन से क्षेत्र ट्रांस के बाद निर्माण होता है, तो हिमालय की जो दूसरी श्रेणी है, हिमालय की जो दूसरी श्रेणी थी जिसने हमने वृद्ध हिमालय का नाम दिया, अर्थात दूसरी पर्वत श्रृंखला जिसे वृद्ध हिमालय के नाम से जाना गया। अगर वृद्ध हिमालय की बात करें तो इसी वृद्ध हिमालय के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण चोटियां स्थित हैं, जहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ कौन से हिमालय की श्रेणी में स्थित है या फिर ये चोटी कौन से स्टेट में स्थित है। तो वृद्ध हिमालय के अंदर जो प्रमुख चोटियां हैं उसमें नंबर 1 चोटी हमने पढ़ी थी कंचनजंगा। अगर वृद्ध हिमालय की बात करें तो वृद्ध हिमालय के अंदर एक चोटी है जिसे कंचनजंगा कहा जाता है, और ये जो कंचनजंगा चोटी है ये भारत के सिक्किम राज्य में जिसकी हाइट अगर बात करें तो 8,596 मीटर है, और ये स्वतंत्र भारत की, यहां से बच्चों ध्यान रखना है, अगर पूछ ले स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो स्वतंत्र भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कंचनजंगा के नाम से जानते हैं, जो वृद्ध हिमालय श्रेणी का हिस्सा है जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो अगर पूछ ले कि भाई स्वतंत्र भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हिमालय पर्वतमाला की किस श्रेणी में स्थित है, तो हिमालय पर्वतमाला की वृद्ध श्रेणी में स्थित कंचनजंगा नाम से एक चोटी जो भारत के सिक्किम राज्य में है, और ये भारत की स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में एक दो कुछ और चोटियां इंपॉर्टेंट है, जैसे एक चोटी यहाँ स्थित है अगर बात करें तो वृद्ध हिमालय का हिस्से में, और उस चोटी को अन्नपूर्णा के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछ ले अन्नपूर्णा जो चोटी है वो हिमालय की कौन सी श्रेणी में स्थित है, तो अन्नपूर्णा नाम से जो चोटी है वो हिमालय की वृद्ध श्रेणी में स्थित नेपाल देश में है। अगर उसके बाद और भी मैन चोटियों की बात करें तो एक धौलागिरी नाम से भी चोटी वृद्ध हिमालय की महत्वपूर्ण चोटी है। अगर धौलागिरी की बात करें तो धौलागिरी चोटी भी नेपाल देश में स्थित है। तो कुछ ये चोटियां भी ध्यान रखनी है अपने को। धौलागिरी नेपाल देश के अंदर है, वृद्ध हिमालय का हिस्सा है। अन्नपूर्णा भी नेपाल देश में है, वृद्ध हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद अपने स्वतंत्र भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी एक वृद्ध हिमालय की श्रेणी में शामिल है, जो ट्रांस के बाद दूसरी पर्वत श्रृंखला है उसे वृद्ध हिमालय के नाम से जानते हैं। अगर उसके बाद बात करें तो हमने तीसरे भाग को किस नाम से जाना था, तो तीसरा जो हिमालय की श्रेणी थी उसे मध्य हिमालय कहा गया, और उसके बाद सबसे नवीनतम जो हिमालय की श्रेणी है अर्थात वो हिमालय की श्रेणी जिसका निर्माण सबसे अंत में हुआ, उस श्रेणी को हमने नाम दिया था शिवालिक श्रेणी। अर्थात जो चौथी श्रेणी है उसे शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना गया, और जो हिमालय की शिवालिक श्रेणी है ये हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी भी है।
हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी पूछे तो हिमालय की जो सबसे नवीनतम श्रेणी है उसे शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। अर्थात बच्चों, हिमालय की उत्पत्ति के समय जो सबसे अंत में जो पहाड़ी का निर्माण हुआ उस पहाड़ी को हमने शिवालिक श्रेणी का नाम दिया है और ये हिमालय पर्वतमाला के अंदर कहलाने वाली सबसे नई श्रेणी है। अगर शिवालिक श्रेणी की बात करें तो शिवालिक श्रेणी को ये पर्यटक श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। पर्यटक श्रेणी का अर्थ क्या हुआ? पर्यटक श्रेणी का अर्थ हुआ कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल स्थित होने के कारण शिवालिक श्रेणी या भारत की जो सबसे नवीनतम हिमालय की श्रेणी है उसे पर्यटक श्रेणी कहा जाता है। पर्यटक श्रेणी का कारण कुछ तीर्थ स्थल या फिर कुछ ऐसे स्थल जो पर्यटकों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बात करें तो देहरादून जो जगह पड़ती है उत्तराखंड की, वो भी इस शिवालिक श्रेणी में स्थित है। अगर दूसरी बात करें तो मंसूरी जो जगह पड़ती है वो भी इसी श्रेणी का हिस्सा है। अगर तीसरी बात करें तो जो कसौली क्षेत्र पड़ता है वो भी इसी शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। अगर नंबर 4 बात करें तो डलहौजी जो क्षेत्र पड़ता है वो भी इसी श्रेणी का हिस्सा है। उसके बाद शिमला की बात करें तो शिमला भी इसी श्रेणी का हिस्सा है। और कुल्लू हिमाचल प्रदेश का जो शहर है वो शहर की बात करें तो ये स्थल भी शिवालिक श्रेणी में बसे हुए भारत के पर्यटक स्थल होने के कारण हमने शिवालिक श्रेणी को पर्यटक श्रेणी का नाम दिया। अर्थात हिमालय पर्वतमाला की वो कौन सी श्रेणी है जिसे पर्यटक श्रेणी कहा जाता है? तो हिमालय पर्वतमाला की सबसे नवीनतम श्रेणी जिसका निर्माण सबसे अंत में हुआ उस श्रेणी को पर्यटक श्रेणी कहा जाता है। इसी पर्यटक श्रेणी में एक मोरनी नाम से हिल्स स्थित है। चंडीगढ़ पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ हिमालय पर्वतमाला की शिवालिक श्रेणी में स्थित मोरनी हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो मोरनी हिल्स जो है वो चंडीगढ़ शहर के अंदर अर्थात हरियाणा राज्य में स्थित है और ये हरियाणा का एकमात्र हिल्स स्टेशन है। तो बच्चों ध्यान रखना है, मोरनी हिल्स, देहरादून, मंसूरी, कसौली, डलहौजी, ये जो पर्यटक स्थल है, शिमला, ये जितने भी पर्यटक भारत के पर्यटक या टूरिज्म पैलेस जो है ये शिवालिक श्रेणी में बसे होने के कारण हमने शिवालिक श्रेणी को भारत की पर्यटक श्रेणी, हिमालय की पर्यटक श्रेणी के नाम से जाना। उसके बाद देखो यहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, बार बार कंसेप्ट आता है कि बताओ स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? उसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट रहने वाला है वो रहने वाला है नदियों से रिलेटेड। नदियों से रिलेटेड अर्थात हिमालय जो श्रेणी है, हिमालय जो पर्वतमाला है वो नदियों के आधार पर विभाजित की गई है। अर्थात सबसे पहली जो नदी है उस नदी को सिंधु नदी के नाम से जानते हैं और जबकि जो दूसरी नदी है उस नदी को सतलज नदी बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है, सिंधु नदी और सतलज नदी यानी ये जो नदी है उस नदी को सतलज नदी का नाम दिया गया और जो शुरुआत होती है हिमालय पर्वतमाला की वो सिंधु नदी से होती है और सिंधु नदी और सतलज नदियों के मध्य का जो हिमालय है उस हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जानता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूछ ले पंजाब हिमालय का विभाजन बताओ कौन सी दो नदियों के मध्य है, तो पंजाब हिमालय का विभाजन एक साइड तो सिंधु नदी है और दूसरी साइड बात करें तो दूसरी साइड सतलज नदी है। अर्थात सिंधु नदी और सतलज नदियों के मध्य का जो हिस्सा है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। अगर सतलज नदी से आगे की बात करें कि बताओ सतलज नदी या फिर सिंधु और सतलज के मध्य जो पंजाब हिमालय है, उसके बाद सतलज नदी और काली नदी। अगर तीसरी नदी की बात करें तो उस नदी को काली नदी के नाम से जानते हैं। सतलज नदी और काली नदी के मध्य का जो हिमालय है उस हिमालय को किस नाम से जानते हैं, तो सतलज और काली नदी के मध्य का जो हिमालय है उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये नदियों का जो विभाजन है ये कंसेप्ट तो 100% पूछे जाते हैं कि बताओ कुमाऊं हिमालय का विभाजन कहां से लेकर कहां तक स्थित है, या फिर
हिमालय पर्वतमाला की कौन सी दो नदियों के मध्य स्थित के क्षेत्र को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, या फिर सतलज और काली नदी के मध्य का हिस्सा किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो तीसरी नदी है, काली नदी के बाद जो तीसरी नदी है, उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। तो बच्चों ध्यान रखना है, अगली जो नदी है उस नदी को तीस्ता नदी कहा जाता है। और तीस्ता नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय है, तीस्ता नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय है, उस हिमालय को नाम दिया गया है नेपाल हिमालय। अर्थात नेपाल हिमालय की बात करें तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। अगर उसके बाद की भी बात करें बच्चों कि काली नदी के बाद जो नदी आई वो तीस्ता नदी आई, और उसके बाद जो नदी आती है वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो अगर बात करें कि भाई तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इस नदियों के मध्य का जो हिमालय है, उस हिमालय को किस नाम से जानते हैं, तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य का जो हिमालय है, उस हिमालय को असम हिमालय का नाम दिया गया। तो नदियों के आधार पर हिमालय पर्वतमाला का 4 भागों में विभाजन हुआ, जिसमें नंबर 1 पंजाब हिमालय, नंबर 2 की बात करें तो कुमायूं हिमालय, नंबर 3 की बात करें तो नेपाल हिमालय, और नंबर 4 की बात करें तो इस हिमालय को किस नाम से जानते हैं, असम हिमालय कहा जाता है। बार बार प्रश्न पूछा गया है, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि नदियों के आधार पर हिमालय पर्वतमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है, या फिर सिंधु और सतलज के मध्य का हिमालय किस नाम से जाना जाता है, या फिर किन 2 नदियों के मध्य का हिमालय असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछ ले हिमालय पर्वतमाला की जो सबसे पूर्वी चोटी, हिमालय पर्वतमाला की सबसे पूर्वी चोटी को किस नाम से जानते हैं, यानी आखिरी में जो सबसे पूर्व के अंदर जो चोटी स्थित है, उस चोटी को क्या कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, इसे नामचा बरुआ के नाम से जानते हैं। और ये भारत के कौन से स्टेट में स्थित है, तो ध्यान रखना है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अर्थात हिमालय पर्वतमाला की सबसे पूर्वी चोटी को नामचा बरुआ कहा जाता है। इसी नामचा बरुआ से टकराकर चीन के अंदर उद्गम होने वाली एक नदी, जिस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, वो नदी इसी पर्वतमाला इस चोटी से टकराने के बाद भारत में प्रवेश करती है। एसएससी सीजीएल के अंदर क्वेश्चन आया था कि बताओ ऐसी कौन सी नदी है जिसका भारत में प्रवेश नामचा बरुआ पहाड़ी के कारण होता है। तो ध्यान रखना है, ऐसी ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका प्रवेश नामचा बरुआ नामक पहाड़ी से टकराने के बाद भारत में प्रवेश होता है। उसके बाद बात करें, देखो यहां से एक एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। कितनी श्रेणियों में विभाजित है। राकापोसी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। अगर बात करें तो गोडविन ऑस्टिन साउथ भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। सेकंड कंचनजंगा वृद्ध हिमालय में स्थित है। स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा नेपाल के अंदर स्थित है। धौलागिरी नेपाल के अंदर वृद्ध हिमालय में स्थित एक भाग है। उसके बाद बात करें तो नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय बोलते हैं। दूसरा जो हिमालय है उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो चौथा हिमालय उसे असम हिमालय कहा जाता है। अगर बच्चों आगे की बात करें तो इस हिमालय पर्वतमाला में, इसी हिमालय पर्वतमाला में स्थित प्रमुख दर्रे, यहां से भी बार बार प्रश्न आता है कि बताओ हिमालय पर्वतमाला में कौन से दर्रे स्थित है। अब दर्रों का अर्थ होता है किसी भी पर्वत श्रृंखला के मध्य एक सक्रिय आकृति या फिर एक रास्ता या फिर एक नदी का प्रवेश स्थान, जहां से उस पहाड़ी क्षेत्र को क्रॉस करके जो नदी आगे बढ़ती है या जो रास्ता बनाया जाता है, उन रास्तों या नदियों के मार्गों को प्रमुख रूप से दर्रों के नाम से जानते हैं। अगर मेन दर्रों की बात करें तो इसी हिमालय पर्वतमाला में भारत के अंदर एक दर्रा स्थित है जिसे काराकोरम दर्रा के नाम से
से जानते हैं। अर्थात अगर पूछा जाए कि बताओ काराकोरम दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है, तो जो काराकोरम दर्रा है वो भारत की हिमालय पर्वतमाला में स्थित प्रमुख एक दर्रा है। अगर पूछे काराकोरम दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो काराकोरम दर्रा हिमालय में स्थित लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक प्रमुख दर्रा है। उसके बाद 2 नंबर दर्रे की बात करें तो इस दर्रे को बोलते हैं सिपकिल्ला दर्रा। बार बार बच्चों यहां से क्वेश्चन बनता है कि बताओ काराकोरम दर्रा कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, या फिर सिपकिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, या फिर सिपकिल्ला दर्रा का मुख्य कार्य क्या है। तो जो सिपकिल्ला दर्रा है वो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जो चीन के अधीन देश है तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। तो ध्यान रखना है बच्चों, अगर पूछ ले कि बताओ काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, तो हम बोलेंगे काराकोरम दर्रा लद्दाख के अंदर स्थित है। अगर पूछ ले सिपकिल्ला दर्रा कहाँ स्थित है, तो हम बोलेंगे सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। और इस दर्रे का मुख्य जो कार्य है वो कार्य है तिब्बत और सिक्किम राज्यों को जोड़ने का काम। अगर तीसरे की बात करें तो जो थर्ड दर्रा है उसे रोहतांग दर्रा कहा जाता है। और अगर रोहतांग दर्रे के बाद की बात करें तो नंबर 4 जो दर्रा है उसे जोजिला दर्रा के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर पूछ ले जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर है, और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ने का जो कार्य करता है उस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। तो अगर पूछ ले श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम किस दर्रे के द्वारा होता है, तो लेह को या फिर श्रीनगर टू लेह के बीच में जोजिला दर्रा है। रोहतांग दर्रे की बात करें तो रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और इसी रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, अगर पूछ ले कि रावी नदी किस दर्रे से या रावी नदी का उद्गम स्थान बताओ, तो रावी नदी का जो उद्गम स्थान है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रा है। अर्थात रावी नदी का जो उद्गम होता है वो रोहतांग दर्रे से होता है। जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर के मध्य स्थित है। उसके बाद और दर्रे की बात करें तो देखो बच्चों एक दर्रा है जिस दर्रे को नाथुला दर्रा बोलते हैं। अगर पूछ ले कि बताओ नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना है नाथुला जो दर्रा है वो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित प्रमुख एक दर्रा है। और नाथुला दर्रा के बाद अगर बात करें तो एक दर्रा है जिसे दियांग दर्रा के नाम से जानते हैं। और अगर दियांग दर्रा की बात करें तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। देखो बच्चों एसएससी CHSL के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और चीन के मध्य जो व्यापारिक रास्ता है जिससे भारत और चीन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं वो किस दर्रे से करते हैं, तो ध्यान रखना है सिक्किम में स्थित नाथुला दर्रा में भारत व चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग के रूप में काम में लिया जाता है। व्यापारिक मार्ग के रूप में काम में लिया जाता है। अर्थात नाथुला दर्रा का जो मुख्य कार्य है वो भारत और चीन के बीच में जितने भी व्यापारिक काम होते हैं वो टोटली काम नाथुला दर्रा से होते हैं। दियांग दर्रे की बात करें तो दियांग दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। लेकिन ये जो दियांग दर्रा है ये विश्व के 3 देशों को जोड़ने का काम करता है, जिसमें नंबर 1 देश है भारत, दूसरा देश है चीन, और जो थर्ड कंट्री रहने वाली है उस देश का नाम है म्यांमार। तो अगर पूछ ले कि भारत चीन और म्यांमार के संबंध या फिर भारत चीन और म्यांमार की सीमा में स्थित भारत में एक प्रमुख दर्रा बताओ, तो ध्यान रखना है जो दिफू दर्रा है वो भारत चीन और म्यांमार की सीमा का निर्माण करता है। उसके बाद जो दर्रा रहने वाला है उस दर्रे को लिपू लेख दर्रा कहा जाता है। तो अगर पूछे कि लिपू लेख दर्रा बताओ कहाँ स्थित है, तो लिपू लेख दर्रा हिमालय की श्रेणियों में स्थित उत्तराखंड का एक प्रमुख दर्रा है। और इस दर्रे का जो मेन कार्य है वो है चीन में मानसरोवर तीर्थ यात्रा, चीन में स्थित मानसरोवर तीर्थ यात्रा में यात्रा के रूप में काम में लिया जाने वाला दर्रा, रूप में काम में लिया जाने वाला दर्रा। अर्थात भारत के यात्री
अगर चीन के अंदर मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो जिस मार्गों का प्रयोग करते हैं वो रास्ते हिमालय की श्रेणियों में स्थित एक प्रमुख दर्रे से होकर गुजरता है, जिस दर्रे को लिपू लेख दर्रे के नाम से जानते हैं। देखो बच्चों, हमने भौतिक प्रदेश से स्टार्ट किया था। सेकंड बात रही भौतिक प्रदेश की, हमारी दूसरी क्लास चल रही है। अगर भौतिक प्रदेश की पहली क्लास की बात करें तो भौतिक प्रदेश की पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत का विभाजन किस किस ने किया, कौन कौन से भूगोलवेताओं के अनुसार भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने खंडों या कितने भागों में बांटा गया। उसके बाद हमने भारत को 6 भागों में विभाजित किया। उसके बाद हमने देखा कि वो 6 भाग जहां से भारत की संरचना के आधार पर जो बंटवारा किया गया। उसके बाद हमने पहला जो भाग उठाया वो उठाया उत्तर, भारत की उत्तर दिशा में स्थित जो हिमालय पर्वतमाला है वो भारत का पहला भौतिक प्रदेश था। उस हिमालय पर्वतमाला से रिलेटेड बात की और यहां से जो कंसेप्ट है दर्रों से और जो चोटियों से रिलेटेड जो कंसेप्ट रहने वाले हैं वो कंसेप्ट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये कंसेप्ट अपनी नोटबुक में प्रॉपरली तैयार करें। बाकी अगला जो भौतिक प्रदेश का दूसरा जो खंड है जिसको मध्य का विशाल मैदान का नाम दिया था, यह है भौतिक प्रदेश, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय जवान। सभी बच्चे अपनी तैयारी करते रहें, रेगुलर अपने नोट्स बनाते रहें और सभी को नमस्कार।